अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास सोशल साइंस में हमारा टॉपिक है रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में कल हमने पढ़ा, तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में सोशलिज्म जो एक नया आइडिया वहाँ से आया रशिया से, उसके बारे में हमने कल पढ़ा। तो अब इस हवाले से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड रशियन एम्पायर, तो 1905 का वो रिवोल्यूशन हमने पढ़ा कि इसके बाद जो डेवलपमेंट्स पूरे वर्ल्ड में हो रहे थे और इंडिया इस रशिया में भी इसके असरात पड़ रहे थे। तो उस सिलसिले में जो 1914 से जो वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू होता है, तो इसका इम्पैक्ट क्या रशिया की एम्पायर पर पड़ा, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट रशियन एम्पायर पर क्या पड़ा, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इस सिलसिले में हम ये देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हमें पता है कि ये सेंट्रल पावर्स यूरोप जो है दो ब्लॉकों में बट गया था। यूरोप जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में दो ब्लॉकों में बट गया था। इट वाज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो एक को हम कहते हैं सेंट्रल पावर्स में आता है जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड तुर्की। ये सेंट्रल पावर्स थे। और दूसरा जो ग्रुप था एलाइड पावर्स। एलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और इटली भी इसमें आता है। एंड इट इज ऑल्सो ज्वाइंड बाय यूएसए बाद में इसमें ज्वाइन करता है। तो एलाइड पावर्स ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, यूएसए भी है। तो सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, हमें इस डीप में नहीं जाना है, लेकिन इन दो ब्लॉक्स के दरमियान ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है शुरू हुआ, लेकिन असल में यूरोप में ये शुरू हुआ, लेकिन इसके असरात जो हैं पूरे वर्ल्ड पर पड़ गए। और ये सिर्फ यूरोप में ही नहीं लड़ा गया, इट वाज फॉट इन अदर कंट्रीज आल्सो, क्योंकि इन सब कंट्रीज की कॉलोनीज थी। दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में भी इनकी कॉलोनियाँ थी, वहाँ भी इनके असरात पड़े। तो अब हमें ये देखना है कि जब ये वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हुआ, तो वेस्टर्न साइड जो है, हमें रशिया की हवाले से बात करनी है। तो वेस्टर्न साइड में हम देखते हैं कि यहाँ से जो फोर्सेस थे, तो यहाँ से जो वेस्टर्न यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया और तुर्की जो हैं वेस्टर्न साइड की तरफ से, क्योंकि सेंट्रल पावर्स की तरफ से ट्रेंचेस बने थे, यानी ट्रेंचों में बैठकर डिफेंस करके वेस्टर्न साइड से जो फोर्सेस थे उनके ट्रेंचेस थे और उन्होंने अपना डिफेंस किया हुआ था और पूरी तरह से वो लेस थे। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की जो हैं ये ट्रेंचों का डिफेंस लेकर इन्होंने रशियन आर्मी पर वार किया, क्योंकि और इन्होंने ये ट्रेंचेस को एक्सटेंड किया था ईस्टर्न साइड तक, ईस्टर्न यूरोप तक इन्होंने एक्सटेंड किया था। और इस तरह से इन्होंने फाइट किया रशियन आर्मी को ये बैक करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए इन्होंने ये जो यहाँ से इस तरह ये हिकमत अमली की थी, ये एक मतलब मिलिट्री एक्शन इस तरह से की थी। और इस वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान, क्योंकि जार निकोलास सेकंड जो था ये वहाँ का एम्पायर था, इसी के दौर में ये वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ। तो फिर क्या हुआ
तो पूरी रशियन पब्लिक जो है ये पहले पहले इस जंग से बड़े खुश थे और इन्होंने सपोर्ट किया इस जार को। लेकिन इस जार निकोलास जो था इसने कंसल्टेशन नहीं, डुम्मा जो इसकी मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, जो इसकी पार्लियामेंट थी, तो उस डुम्मा में उसने पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन नहीं की। तो ये एक ऐसा पॉइंट बना कि जिसकी वजह से जब इसने जंग में हिस्सा लिया तो पहले पहले तो पब्लिक इससे खुश थे, लेकिन डुम्मा जो इसने कंसल्ट नहीं की, वहां के मेन पॉलिटिकल पार्टीज को जो बैन ही थी, लेकिन उनको कंसल्ट नहीं किया। तो इस वजह से जर्मनी के खिलाफ जो थी एक लहर दौड़ गई, तो जर्मनी के खिलाफ लोग हो गए और इस जारिस्ट रजीम के खिलाफ भी हो गए। यही वजह है कि हम जो सेंट पीटर्सबर्ग जो है, सेंट पीटर्सबर्ग, ये जर्मन नेम है, इसका नेम जो है बदला दिया गया, इसको पेट्रोग्रेड नाम रखा गया, पेट्रोग्रेड। तो अब वहां का पब्लिक और वहां के पॉलिटिकल पार्टीज रशियन एम्पायर के खिलाफ हो गए और बहरहाल जंग में तो रशिया उलझ गया था। तो अब देखना है कि इस जंग की वजह से, क्योंकि ये ईस्टर्न साइड ये वेस्टर्न साइड के फोर्सेज जो थे जर्मनी के, इन्होंने ट्रंचू का सहारा लिया जैसे कि हमने पहले कहा, और इन्होंने जबरदस्त तरीके से रशियन आर्मी पर वार किया। हालांकि रशिया की आर्मी बड़ी मजबूत मानी जाती थी, उसको वर्ल्ड की बेहतरीन फौज समझी जाती थी, लेकिन इनकी हिकमत अमली की वजह से इन्होंने अपना डिफेंस करके दुश्मन पर इस तरह से वार किया कि रशियन आर्मी जो है रिट्रीट होने पर मजबूर हो गई और यहाँ जो है 3 मिलियन रशियन आर्मी डाइड। 3 मिलियन रशियन आर्मी यहां से डाई हो गई और इस तरह से रशियन आर्मी को जबरदस्त नुकसान हुआ। तो अब जब रशियन आर्मी ने अब रिट्रीट किया, अब जब ये वापस गई, इनको जब लॉस हो गया, ये वापस गए, वापस जब इन्होंने रिट्रीट शुरू किया तो रास्ते में रास्ते में तमाम फील्ड्स को, लैंड को डिस्ट्रक्ट किया, बिल्डिंग्स को डिस्ट्रक्ट किया, ये एग्रीकल्चरल लैंड को भी डिस्ट्रॉय किया, ताकि ये दुश्मन इस प्रॉपर्टी का फायदा न उठाए, दुश्मन अपने कब्जे में इन चीजों को न ले, क्योंकि ये रशियन प्रॉपर्टी थी। अब फौज ने चूंकि उसने बहुत जख्म खाए थे, फौज जो है बड़ी बुरी तरह से डिफीट खा गई थी। अब जो फौज वापस जा रही थी तो उसने तमाम जो है फसल को बर्बाद किया और वहाँ के बड़े बड़े जो इमारत थे, बिल्डिंग्स थे, इन सबों को तहस-नहस किया ताकि दुश्मन इस पर कब्जा न करे। तो इसके असरात क्या हुए? इसके असरात ये हुए कि यहाँ तकरीबन 3 मिलियन पीपल became refugees. 3 million people of Russia became refugees. They began to settle, they began to live in other countries without any permanent sources of food or grain or any shelter. They became refugees and fled away from Russia. तो इसके असरात जो हैं ये बहुत बुरे निकले और इस वजह से यहाँ जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन है, इसके असरात रशिया पर भी कम ही पड़े थे क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के असरात वेस्टर्न साइड में ज़्यादा थे और ईस्टर्न साइड में भी कम थे। अभी इतनी इंडस्ट्री जो है रशिया में नहीं ग्रीव हो गई थी, ये एक एग्रीकल्चर कंट्री था, लेकिन अब जो इंडस्ट्रीज यहाँ थी तो उनको सप्लाई भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि ये जर्मनी जो था, जर्मनी ने बाल्टिक सी जो है, बाल्टिक सी को कंट्रोल किया हुआ था। यहाँ से रशिया जो था ये इंडस्ट्रियल गुड्स, इंडस्ट्रियल सप्लाईज यहाँ से लाता था बाकी यूरोपियन कंट्री से। अब बाल्टिक ओशन जो है, बाल्टिक सी जो है, इस पर जर्मनी का कंट्रोल हो गया,
तो अब जो है यहाँ के जो इंडस्ट्री जो है इनको सप्लाई नहीं मिली, इनको रॉ मटेरियल नहीं मिला, तो नतीजा यह हुआ कि यहाँ इंडस्ट्रियल सप्लाई इसकी रुक गई, तो यहाँ की इंडस्ट्री जो है ये काम करना इन्होंने छोड़ दिया। तो इस तरह से यहाँ के जो रेलवे लाइन्स थे, रेलवे लाइन्स भी डैमेज हो गई, क्योंकि इसकी वजह यह बनी कि एबल्ड बॉडी जो लोग थे इनको जंगों में लिया गया, जो सलाहियत वाले लोग थे, जो सेक्युलर लेबर था उसको भी जंगों में धकेल दिया गया। नतीजा यह हुआ कि यहाँ के जो रेलवे लाइन्स भी थी वो भी बुरी तरह मुतासर हो गई। और इस तरह से यहाँ जो फूड क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स जो हैं, यहाँ फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज भी हो गई, क्योंकि अक्सर पेशेंट को भी अब जंग में जाना पड़ा, तो फूड ग्रेन्स की भी शॉर्टेज। इस तरह से यहाँ ज़बरदस्त शॉर्टेज हो गई फूड ग्रेन्स की रशिया में। और अक्सर देखा गया कि ये जो फूड ग्रेन स्टोर्स पर अक्सर क्लैशेस हुआ करते थे रशिया में 1914 के इस इर्द गिर्द, इस दौर में। तो अब इसके बाद क्या हुआ, अब जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे, इंडस्ट्रियल एरियाज लेफ्ट बैंक, राइट बैंक पर, राइट बैंक जो है, जैसा कि हमने पहले कहा कि यहाँ इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है ये बिल्कुल गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए थे। इन्होंने अपने एसोसिएशन बनाई थी और 1905 का वो रिवोल्यूशन जो है उसमें वर्कर्स का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अब अपने राइट्स को, ये जो राइट्स को मनवाने के लिए बनाए थे। तो इस तरह से ये राइट बैंक जो है, राइट बैंक दरिया की किनारे पर राइट साइड में जो वर्कर्स के क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज थी, और लेफ्ट बैंक जो है, लेफ्ट बैंक पर फैशनेबल पैलेसेस थे। यानी इनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, इनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी। और यहाँ जो अपोजिट साइड में लेफ्ट बैंक की तरफ यहाँ अच्छे यानी यहाँ विंटर पैलेस था, यहाँ वो पार्लियामेंट हाउस था जहाँ डुम्मा मिला करता था और वहाँ डिसीजन लिए जाते थे। और इस तरह से अब ये जो रशिया जो है ये सरतरीन इलाका भी है, तो यहाँ विंटर में ज़्यादातर यहाँ फ्रॉस्ट, एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट और हैवी स्नोफॉल भी होता है। तो इस तरह से ये वर्कर्स जो हैं ये बड़े मुश्किल की ज़िंदगी गुजारते हैं। और इधर से ये दूसरी तरफ जब देखते हैं, ये जो बड़े बड़े ये जो एम्पायर हैं या बाकी पॉलिटिशियंस हैं, ये बड़ी राहत की ज़िंदगी गुजारते हैं, इनके लिए तमाम फैसिलिटीज़ हैं, और ये बेचारे काम करने वाले ये मजदूर जो हैं, ये वर्कर्स जो हैं, ये बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इस चीज़ ने इनको बहुत ही दुखी बना दिया। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि 22 फरवरी को अब इन्हें, क्योंकि ये गवर्नमेंट के इन ये चाहते थे कि गवर्नमेंट हमें भी कुछ कंसेशन दे, हमारी लिविंग कंडीशंस भी बेहतर बनाए, हमारे वर्किंग आवर्स भी ठीक हों, हमारे लिए भी वेजेस भी हमें बेहतर हों। तो लेकिन गवर्नमेंट इनकी तरफ ध्यान नहीं देता था। अपने लिए तो इन्हें तमाम किस्म की सहूलियत थी, लेकिन वर्कर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए ये सहूलियत नहीं थी। तो अब क्या हुआ, 22 फरवरी को इन्होंने एक फैक्ट्री को लॉकआउट किया। लॉकआउट करने की वजह से अब ये तमाम वर्कर्स जो हैं ये बहुत इन्होंने प्रोटेस्ट किया, और इसमें वोमेन फॉक ने भी बहुत हिस्सा लिया, औरतों ने बहुत हिस्सा लिया इसमें, और बढ़ चढ़कर इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। और इस प्रोटेस्ट को इतना कामयाब बनाया कि ये अब वोमेन्स इंटरनेशनल वोमेन्स डे बना। इंटरनेशनल वोमेन्स डे इसको कहा गया कि इसमें वोमेन भी थी इस प्रोटेस्ट में। तो फिर हम क्या देखते हैं, तो ये प्रोटेस्टेंट जो हैं, ये प्रोटेस्ट करने वाले जो वर्कर्स हैं, इन्होंने अब पूरे स्ट्रीट्स से लोग इन्होंने स्ट्रीट्स को भी भर दिया। अब ये पूरे तौर पर अब इन्होंने ये जो लेफ्ट बैंक है, यहाँ जो विंटर पैलेस है, ये चीज़ें हैं, अब इन्होंने इनको अपने घेरे में ले लिया। और अब ये वर्कर्स जो हैं, अब इन्होंने इन तमाम विंटर पैलेस को, इस डुम्मा हाउस को, इन फैशनेबल क्वार्टर्स को, इनको अपने घेरे में लिया। तो गवर्नमेंट ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। तो दूसरे 24 और 24 और 25 को फिर ये दोबारा आए और फिर इस पर अटैक किया और यहाँ इसको सराउंड किया। और इस तरह से गवर्नमेंट ने कैवलरी को बुलाया, फौज को बुलाया, और फौज ने यहाँ इतने बहुत बड़े ये जो एक बहुत मॉब था ये लोगों का, फौज ने ये फायर चलाने से ये एतराज़ किया। फौज ने नहीं मना फायर चलाना,
तो नतीजा ये हुआ कि गवर्नमेंट नाकाम हो गई, और गवर्नमेंट नाकाम हुई, और इसमें से बहुत अक्सर जो है फोर्सेस जो हैं इन्होंने इनके साथ ज्वाइन किया, क्योंकि लोगों का एक बहुत बड़ा ये एक जुलूस था, प्रोसेशन था लोगों का। तो अब यहाँ क्या हुआ, अब इन्होंने किसी न किसी से, जब यहाँ फौज और कैवलरी नाकाम हो गई, तब अब इन्होंने सीधा इस पर कंट्रोल कर लिया, और 25 को इन्होंने गवर्नमेंट को सस्पेंड किया। ये जार निकोलास सेकंड जो था, ये तमाम डेवलपमेंट्स को देख रहा था, और ये खौफजदा हुआ, और इसने 25 फरवरी को 25 को फरवरी में इसने इस डुम्मा को अब ये जो है डिसमिस किया, इसको ये जो सस्पेंड किया, और पॉलिटिकल पार्टी जो थी ये इसको नाराज हो गई, लेकिन इसने सोचा कि कुछ होने वाला है। तो अब ये लोग जो थे, लोगों ने कोशिश की कि ये अब बता खुद अब एम्पायर से मिलना चाहते थे। अब इसके जो मिलिट्री अफसर उसको सजेशन दी, आप खुद को एबडक्ट करो, यानी कि आप छुप जाओ। तो इस तरह से ये जार निकोलास जो है, इसने अपने आप को एबडक्ट किया। तो अब जो वर्कर्स हैं, अब ये डुम्मा जो है नए लोगों से अब ये बढ़ गई, और इन्होंने अब पूरी तौर पर अब ये जो एक डेलीगेशन ये प्रोविजनल गवर्नमेंट की तश्कील दी गई, क्योंकि अब ये जो एब्डक्शन हो गई इसकी, बादशाह तो एम्परर तो खुद गायब हो गया, तो अब नई गवर्नमेंट बनाने की तजवीज़ हो गई। और इस तरह से इन्होंने एक आरजी जो है कंसल्टेटिव असेंबली इलेक्ट की। कंसल्टेटिव असेंबली, इसमें तमाम लोगों को, यानी यूनिवर्सल सुफ्रेज, यानी हर एक आदमी को, हर एक सिटीजन को यहाँ वोटिंग हक मिलता है। तो इस तरह से ये सेटअप जा रहा है टुवर्ड्स, यानी रिपब्लिकन गवर्नमेंट, टुवर्ड्स पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर के साथ ये डेवलपमेंट्स जो हैं, असल में ये डेवलपमेंट्स हैं जो असल फाइनल जो मतलब ये डेवलपमेंट्स हम देखते हैं कि असल जो रिवोल्यूशन है वो अक्टूबर का रिवोल्यूशन है, तो जो 1917 में शुरू हो जाता है। लेकिन ये इससे पहले डेवलपमेंट्स हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट यील्ड हो जाती है। तो अब जब ये अबडक्ट हो गया, तो अब ये जो गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तो इस तरह से ये डेवलपमेंट्स रशिया में हो रहे थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के हवाले से इसके असरात रशिया पर क्या पड़े, और ये जो किस तरह से फिर आखिरकार ये जार निकोलास जो बहुत ही एक पावरफुल एम्परर अपने आप को समझता था, और किसी अपने पावर में क्वेश्चनिंग को बर्दाश्त नहीं करता था, और खुद हमने कल देखा कि किस तरह उसने पहली डुम्मा बनाई, फिर इसको 75 डेज के बाद ही इसको रिएलेक्ट किया, फिर अपने कंजर्वेटिव मेंबर से इसको फिल किया, और रिवोल्यूशनरीज और मिडिल क्लास को इसमें से अलग कर दिया। यानी वो सारी पावर्स जो हैं उसने अपने हाथ में वो खुद एक्सरसाइज करता था। तो लेकिन आखिरकार उसने लोगों के प्रोटेस्ट की वजह से, दबाव की वजह से अब वो एबडक्ट हो गया, और यहाँ एक कंसल्टेटिव असेंबली जो है उसको फौरी तौर पर बनाया गया रशिया में। तो आज के लिए काफ़ी है, कल इंशाल्लाह आगे होगा।